डालेंगे करके ग्रुप में। तो 10 हाँ, तो आपको तो अलग से डलवाया, जैसे तुमको बोला था अलग से कॉल कर देंगे, वो बता देंगे करके नोट्स। कल से तो फिर मैम की क्लास रहेगी आज, ठीक है तबीयत कल से ठीक रहेगी वो तो। चलिए, कल हम लोग देख लिया, स्टेट्स का देख लिया, बाकी जो होमवर्क दिया था हैं, क्या चीज़, बाकी स्टेट का बोला था ना, होमवर्क करने के लिए बोला था कि सभी राज्यों का देखना, कौन सा स्टेट कहाँ पर, उसकी कैपिटल क्या है और उसके पड़ोसी राज्य कौन से। नहीं, सिर्फ एक ही स्टेट का देखिए। चलिए, तो उसको ठीक है कर लेना, बाकी मैं करा दूंगा। आज हम लोग देखते हैं थोड़ा सा स्टार्टिंग ज्योग्राफी का, भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। भौगोलिक स्थिति का मतलब होता है कि भूगोल का मतलब क्या होता है, पृथ्वी का अध्ययन करने वाला विषय है कि नहीं, है ना। भूगोल का मतलब भू मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी गोल है, तो उस पृथ्वी, गोलाकार पृथ्वी का जो अध्ययन करने वाला विषय है उसको हम लोग सब्जेक्ट के रूप में क्या कहते हैं, भूगोल या ज्योग्राफी कहते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे भौगोलिक स्थिति का मतलब क्या हो गया कि इस पूरे भूगोल में, मतलब इस पूरे पृथ्वी में, यानी इस पूरे पृथ्वी में भारत की स्थिति कहाँ पर है। भौगोलिक का मतलब हो गया इस पूरे भूगोल में भारत की स्थिति कहाँ पर है, उसको बताना होता है, राइट। तो आगे हम एक आध क्लास लेंगे अक्षांश देशांतर की। अभी थोड़ा सा समझ लीजिए कि पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक अक्षांश रेखा बोलते हैं हम लोग, सुना है, थोड़ा बहुत बचपन में पढ़ा होगा, अक्षांश रेखा। तो पृथ्वी पर स्थानों को बताने के लिए हमने इस तरीके से कई सारी अक्षांश रेखाएं खींची हुई है, राइट। तो वैसे देखा जाए तो अक्षांश रेखाएं हमारी जो है 0 डिग्री से स्टार्ट होती है, और 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, यानी इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग जो है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। बनाते जाओ, लिखते भी जाओ थोड़ा थोड़ा। बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच एक जो काल्पनिक रेखा है, ये सब काल्पनिक है क्योंकि पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं मिलेगी आपको, मनुष्य ने अपने अध्ययन के लिए खींचा हुआ है। तो 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, है ना। इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहते हैं। इंग्लिश वर्ड भी साथ साथ लिख लिया करो, क्योंकि इंग्लिश भी थोड़ा बहुत जानना जरूरी है ना। और आने वाले समय में हिंदी तो रहेगा, हिंदी भी रहेगा, क्योंकि हिंदी हमारी 70-75% लोग हिंदी बोलते हैं भारत में। बस ये है कि आप लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओगे ठीक है, तो उस समय यदि आपको इंग्लिश नहीं आएगी थोड़ी बहुत भी, तो कम से कम 5वीं क्लास तक बच्चों को पढ़ाने लायक इंग्लिश, खुद के बच्चों को पढ़ाने लायक इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो फिर बच्चों की नज़र में आप दुनिया के 1 नंबर के गधे पापा मम्मी बन जाओगे, समझ गए। तो इसलिए कम से कम इतनी इंग्लिश आ जाएगी 5वीं तक उनको थोड़ा सा समझा सको। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। तो ये जो बीचों बीच रेखा खींची गई है, ये पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। तो इसीलिए हम इसके ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध आपका। और इसको हम लोग ऊपर में नॉर्थ में जो कोई भी स्थान होगा उसको एन से डिनोट करेंगे, और नीचे वाले को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, और इसको एस से डिनोट करेंगे। आ रही बात समझ में। तो ये विषुवत रेखा जो है पृथ्वी के 2 बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है, राइट। तो उसको उत्तरी गोलार्ध तो, और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। आगे बस समझ में आता तक लिख लिया ये वाला पॉइंट। अब
पृथ्वी पर देखेंगे तो भारत की स्थिति कहाँ पर है, तो इस पूरे पृथ्वी पर जो भारत है ये 0 डिग्री हो गया। ये जो भारत की स्थिति है वो आपको मिलती है यहाँ पर। पूरे पृथ्वी पर ग्लोब में देखेंगे तो कहाँ मिलेगी आपकी, जो है यहाँ पर। तो इसलिए हम सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि पृथ्वी पर जो है भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत जो है किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। आ गई बात समझ में। अब इसके अलावा ये तो हो गया उत्तर दक्षिण, इसके अलावा और भी है एक दूसरी रेखा है जो जिसको हम लोग उत्तर से दक्षिण खींचते हैं, उसको हम लोग देशांतर रेखा बोलते हैं। उत्तर से दक्षिण जो खींची गई रेखा है उसको क्या कहते हैं आपके, जो है। तो उसी प्रकार उत्तर से दक्षिण में भी एक बीचों बीच में सबसे पहले एक रेखा खींची गई है, इसको हम लोग 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। देशांतर रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है, ग्रीनविच या प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। किसको कहा जाता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को। देशांतर को इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड और ग्रीनविच को ग्रीनविच ही बोलेंगे, ग्रीनविच लाइन या फिर प्राइमरी मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और ग्रीनविच या ग्रीनविच लाइन कहते हैं। ग्रीनविच एक स्थान है जो लंदन में है। कहाँ पर है, लंदन में, इसलिए इसको ग्रीनविच लाइन कहते हैं, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर के क्या करती है, गुजरती है, राइट। इसीलिए तो ये जो 0 डिग्री देशांतर है ये भी पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पूर्व और पश्चिम में डिवाइड कर रहा है। तो इसलिए इधर वाले भाग को हम लोग कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, और इधर वाले भाग को क्या कहते हैं, पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। आगे बात समझ में। इधर वाले भाग को क्या कहते हैं, पूर्वी गोलार्ध, और इधर वाले भाग को क्या कहते हैं, पश्चिमी गोलार्ध। तो इस तरीके से 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, ये भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। अब फिर से इसकी स्थिति यहाँ पे देखिए भारत में, तो बीचों बीच की स्थिति हो गई आपकी ये वाली स्थिति 0 डिग्री, ये वाली मान लेते हैं आपकी 0 डिग्री। तो ये भारत कौन से गोलार्ध में हो गया, फिर से इसके आधार पे देखेंगे तो हाँ पूर्वी में है, तो दोनों को मिला के फिर हम क्या बोलेंगे आपके, जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। इसलिए पहला क्वेश्चन यदि आता है कि भारत की भौगोलिक स्थिति कौन सी है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत की भौगोलिक स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। पहला क्वेश्चन जो आएगा कि भारत की भौगोलिक स्थिति कौन सी है ग्लोब में, भारत, तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए रहेंगे, और क्वेश्चन क्या रहेगा कि भारत की भौगोलिक स्थिति निम्न में से कौन सी है। तो इसका आंसर मिल गया आपको। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। और उत्तर पूर्वी गोलार्ध का मतलब समझ गए होंगे, 0 डिग्री इक्वेटर के उत्तर में और 0 डिग्री जो देशांतर रेखा ग्रीनविच रेखा है उसके पूर्व में स्थित है। इसलिए ये वाला भाग कौन सा हो गया आपका, जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो गया। आगे बस समझ में। अब इसमें एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है उसको देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग अक्षांश और देशांतरीय स्थिति लेते हैं। यहाँ तक लिख लिया, चलो आगे चलिए। तो अब आते हैं हम लोग जो है भारत की भौगोलिक स्थिति में। तो भारत की भौगोलिक स्थिति को, ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए तो भारत की भौगोलिक उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और उसमें फिर से कौन सी स्थिति में आएगी आपकी, जो है कितने कितने अक्षांशों पर स्थित है, तो अलग से देखेंगे। तो भारत की भौगोलिक स्थिति को बताने के लिए हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखाओं का सहारा लेते हैं।
तो उसकी अक्षांशीय स्थिति देखेंगे, लैटिट्यूडिनल पोजीशन, और एक देखेंगे देशांतरी स्थिति। लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन। आ रही समझ में? तो ऐसे लिखते जाओ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम लोग इस पूरे ग्लोब पे भारत जो है कितने कितने अक्षांशों के बीच स्थित है ये देखेंगे। तो ये भारत की जो स्थिति है, और इधर देखेंगे पूर्व से पश्चिम में किन किन देशांतरों के बीच स्थित है, इन दोनों के बीच में ऐसी लोकेशन देखेंगे। तो ये अक्षांश होगा, ये वाला क्या होगा आपका देशांतर होगा। आएगी बात, आ रही बात समझ में? तो कौन कौन सी स्थिति है उसको देखते हैं। तो इसमें भी भारत में हमने देखा कि भारत में कुछ द्वीप भी है। भारत की जो स्थिति यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है आपका जो है। तो ये भारत की जो ये मुख्य भूमि कहलाएगी, कौन सी वाली, ये मुख्य भूमि कहलाती है, जो लैंड है पूरा का पूरा। और आइलैंड्स आपके क्या हो गए, उसके साथ अलग से हो गए। तो अक्षांशीय स्थिति भी यदि हम देखते हैं तो इसको दो चीजें देखते हैं। एक मुख्य भूमि की अक्षांशीय स्थिति कौन सी है, मुख्य भूमि की अक्षांशीय स्थिति कौन सी है, मेन लैंड की स्थिति। और दूसरा देखेंगे आपका जो है द्वीप सहित अक्षांशीय स्थिति कौन सी है, द्वीप सहित अक्षांशीय स्थिति कौन सी है, ये देखेंगे। आगे बस समझ में। अब मुख्य भूमि का मतलब हो गया आपका हाँ ऑफिस वाला फोन ले लो। ये मेरे वाला। तो यहाँ पे मुख्य भूमि का मतलब हो गया आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक भारत का विस्तार कितना है। अक्षांशीय स्थिति का मतलब हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत का अक्षांश कितना है, राइट। तो यहाँ पर तो ये विस्तार है भारत का जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे बताया ना हमने, ये 0 डिग्री था, तो 0 डिग्री है, तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे आपका 8 डिग्री और 4 मिनट। मिनट का मतलब होता है कि 8 और 9 के बीच की स्थिति। और ये ऊपर कहाँ तक है आपका जो, तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है। आ रही बात समझ में? तो क्वेश्चन ये आता है कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो उसका आंसर क्या होगा, ये जो डेज लगा है वो उसको मिनट बोलते हैं, और डिग्री का मतलब तो डिग्री होता है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, मतलब 1 डिग्री 8 से 9 के बीच में 60 मिनट्स और मिलेंगे आपको, है ना। पृथ्वी जैसे घड़ी में होता है ना 1 घंटे में 60 मिनट, तो इस प्रकार 1 डिग्री और 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में, 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में और कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, 60 और रेखाएं मिलेंगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, 60 मिनट कहते हैं, राइट। तो ये अक्षांश देशांतर एक क्लास अलग से लूंगा बाद में मैं आप लोग की, अक्षांश और देशांतर एग्जैक्टली क्या क्या कैसे खींचे जाते हैं तो हम अलग से देखेंगे। अभी यहाँ पे समझ में आ रहा है आप लोग को कि भारत की जो मुख्य भूमि है, भारत की जो मुख्य भूमि है उसका अक्षांशीय स्थिति कितनी है पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री नॉर्थ, है ना। नॉर्थ याद रखना, एक में एस लिख देगा तो गलत हो जाएगा, साउथ में नहीं है, पूरा का पूरा नॉर्थ में है। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। अक्षांशीय स्थिति का मतलब कि भारत जो है इस पूरे ग्लोब में कौन से अक्षांश में स्थित है, तो ये हम लोग इधर से
पूर्व से पश्चिम जो रेखाएं खींची जाती है उसको अक्षांश रेखा बोला था मैंने। तो भारत 0 से लेकर 90 तक अक्षांश रेखाएं खींची गई। यहाँ पे पूरे ग्लोब में कितनी होंगी आपकी? 0 से लेकर 90 तक। ग्लोब देखा है? तो ग्लोब में जो है आपका तो ये आपका ग्लोब है। तो ये आपका जो है ग्लोब है, राइट। तो इसमें ये जो रेखाएं खींची गई है दिख रही है समानांतर सीधी सीधी रेखाएं इधर इस पूर्व से पश्चिम, ये क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। ये कितनी है पूरे पृथ्वी पर? तो अक्षांश रेखाएं आपको जो मिलेंगी ये 0 डिग्री की हो गई, ये वाली 0 डिग्री। तो 1 2 3 4 हमने स्टार्ट किया, 1 2 3 4 करके यहाँ तक कितना लिखा खींचा? 90, राइट। 90 डिग्री, हालांकि पॉइंट है, अक्षांश रेखा नहीं होगी यहाँ पे, उसके एक पहले 89 तक होगी। उसी प्रकार साउथ में भी आपका जो 1 2 3 4 से, तो इस तरीके से 179 अक्षांश रेखाएं हैं। कितनी अक्षांश रेखाएं पूरे ग्लोब पे खींची गई है? 179, क्योंकि ये जो 90 डिग्री वो पॉइंट है। तो 179 अक्षांश रेखाएं मिलेंगे 0 से स्टार्ट करके। तो ये 0 वाली हो गई, ये वाली 0 है कि नहीं? तो यहाँ से भारत स्टार्ट हो रहा है, 0 से तो नहीं हो रहा है। तो कहाँ से हो रहा है भारत स्टार्ट? 8 डिग्री और 4 मिनट का मतलब ये होता है कि 8 और 9 के बीच के स्थिति से है। 8 ये है, 9 ये है, तो भारत 20 से स्टार्ट हो रहा है। तो उसको फिर से हमने 60 भागों में डिवाइड किया है। जैसे 1 घंटा है हमारा, 1 घंटे को 60 में डिवाइड किया, फिर 1 मिनट को फिर से 60 सेकंड में डिवाइड किया है। तो इस तरीके से 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और ये कहाँ तक हो रहा है? तो आपका जो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में स्थित है। तो ये भारत की लोकेशन कहाँ से कहाँ तक है? तो आपका जो है 8 डिग्री 37 डिग्री मिनट तक स्थित है। आ रही बात समझ में? तो ये याद करके रखना है। तो क्वेश्चन यही आएगा कि भारत की मुख्य भूमि आपका जो है कहां से कहां तक है। दूसरा है द्वीप सहित। द्वीप सहित का मतलब ये हुआ, ये तो मुख्य भूमि हो गई, लेकिन हमारा अंडमान निकोबार द्वीप है जो थोड़ा सा इससे भी नीचे चला जाता है। इससे भी क्या होता है आपका जो नीचे, ये थोड़ा सा अंडमान निकोबार जो द्वीप है ये यहाँ से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब थोड़ा और पहले से। तो द्वीप सहित जो होगा बस 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होगा। तो द्वीप सहित पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में स्थित है। आ रही बात समझ में? कि भारत की अक्षांशीय स्थिति। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन पहला बनेगा कि भारत के मुख्य भूमि की अक्षांशीय स्थिति कितनी है? भारत की मुख्य भूमि की अक्षांशीय स्थिति कितनी है? तो उसका आंसर क्या हुआ? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक हुआ। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा भारत की द्वीपों सहित अक्षांशीय स्थिति कितनी है? तो इसका आंसर 8 की जगह क्या हो जाएगा? 6 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है निकिता? राइट। लेकिन अब यदि क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत की अक्षांशीय स्थिति कितनी है, ना तो मुख्य भूमि लिखा हुआ है, न ही द्वीप सहित लिखा हुआ है, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो आंसर क्या होगा बताओ? निकिता, क्वेश्चन ये हो गया, इतना ही क्वेश्चन है। भारत की अक्षांशीय स्थिति कौन सा है? तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ वाला आंसर आएगा, या 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ वाला आंसर आएगा? ठीक है, 8 मिनट वाला, लेकिन ये नहीं आएगा, ये वाला आएगा। क्यों?
क्योंकि जब हम भारत बोलते हैं तो भारत जब भी वर्ड यूज करते तो भारत की सीमा में स्थित सभी क्षेत्र हमारे आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? जब हम भारत वर्ड बोलेंगे तो भारत की सीमा में जितनी भी चीजें हैं, तो द्वीप भी तो हमारी सीमा में, हमारे अंडर में, अंडर नियंत्रण में, कंट्रोल में, तो सब चीज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? निकिता समझ में आ रहा है ना भाई? नहीं, ज्यादा तो इसलिए देखो, भारत यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये मुख्य भूमि हो गया, तो यहां से तो ये इसकी स्थिति कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 8 से 37 तक हो रही है। और यदि द्वीप समूह को भी साथ में ले ले, द्वीपों के साथ में, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका? 6 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, नीचे 6 डिग्री से आ जाएगा, राइट। तो अब क्वेश्चन ये है, ये नहीं लिखा है ना मुख्य भूमि लिखा है ना द्वीप क्षेत्र लिखा है, सिर्फ लिखा है भारत की भौगोलिक स्थिति। तो जब भी हम भारत वर्ड यूज करेंगे तो भारत की सीमा में, जैसे बोलते हैं ना, तो मेरा घर, तो तुम जो अपना घर बोलती हो तो तुम्हारे घर की जितनी बाड़ी वाड़ी सब जो तुम्हारे, ठीक है, तुम्हारा अपनी प्रॉपर्टी वो पूरा आ जाता है कि नहीं? तो ये हो गया। तो यहाँ पे तो ये वाला आंसर तभी आएगा 8 डिग्री वाला जब ये स्पेशली लिखा होगा मुख्य भूमि की, है ना, या फिर ये वाला ऑप्शन नहीं दिया होगा, और ये वाला ऑप्शन नहीं दिया और लास्ट में नन ऑफ दिस दिया है तो भी आंसर नन ऑफ दिस होगा फिर। तो कभी कभी एक आपका गड़बड़ी एग्जाम में पूछने के लिए, परेशान करने के लिए कर देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन याद क्या रखना है कि भारत की भौगोलिक स्थिति पूछेगा तो सीधा सीधा ये वाला पॉइंट याद रखना है, तो भी यही आएगा, क्योंकि द्वीप तो हमारे ऑलरेडी है ना, द्वीप से नहीं भी लिखा होगा तो भी यही आएगा। आगे बस समझ में? तो ये हो गया भारत की अक्षांशीय स्थिति। आगे बस समझ में? अब यहाँ पर और दो तीन चीजें याद रखना है भारत की अक्षांशीय स्थिति के साथ में। ये भारत की अक्षांशीय स्थिति हो गया आपका, और अक्षांशीय स्थिति का मतलब हो गया नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण विस्तार। अक्षांशीय स्थिति का मतलब भी क्या हुआ आपका, जो है क्वेश्चन यहाँ पे अक्षांशीय स्थिति न लिख करके ये लिख देगा कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार क्या है, तो भी आंसर क्या होगा, है ना। यदि ये नहीं लिखा है और इसके स्थान पे क्या लिख दिया, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, दक्षिण से विस्तार, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, तो जो अक्षांश है वो किसको दिखा रहा है आपका, उत्तर से दक्षिण को ही दिखा रहा है ना। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए अक्षांशीय स्थिति, और ब्रैकेट में लिखो उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ विस्तार, है ना। नॉर्थ टू साउथ मतलब ब्रैकेट में वहीं पे डाल दीजिए, ताकि क्वेश्चन, मैंने कहा ना क्वेश्चन अभी आपने ये रट के गए, भारत की अक्षांशीय स्थिति इतनी है, पता नहीं ये वर्ड यूज नहीं किया, क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो फिर सोचोगे कि सर ने तो ये बताया ही नहीं था हमें तो थोड़ा सा दिमाग वहां पे ओपन करके रखना है। सदन गोलार्ध की बात नहीं कर रहे हैं ना, गोलार्ध की बात नहीं कर रहे हैं आप। अब यहाँ पर वही मैं जानना चाह रहा था, कंफ्यूजन आप लोग ना हो। अब यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्शन कैसे होता है हमारा, नॉर्थ इधर, साउथ इधर, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर। तो यहाँ पे नॉर्थ से साउथ विस्तार पूछ रहा है ना, उत्तर से दक्षिण गोलार्ध नहीं पूछ रहा है, गोलार्ध पूछेगा तो 0 डिग्री के नीचे जाएगा। बस ये पूछ रहा है कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार का मतलब क्या हुआ, कि भारत यहाँ से लेके यहाँ तक, ये उत्तर हो गया नॉर्थ और ये साउथ हो गया। डायरेक्शन देखेंगे तो नॉर्थ साउथ हुआ ना भाई, इसलिए दक्षिणी भारत बोलते हैं ना इधर वाले को, तो वो अब ये डायरेक्शन हो गया। गोलार्ध वर्ड यूज नहीं कर रहे, किस गोलार्ध में है, तब तो पूरा उत्तरी गोलार्ध में ही है। यदि क्वेश्चन आया कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उसका आंसर केवल होगा उत्तरी गोलार्ध में ही है। लेकिन उत्तर से दक्षिण का मतलब यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ वाली डायरेक्शन की बात कर रहे, दिशा की बात कर रहे। तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार भी पूछेगा तो आंसर क्या होगा आपका, ये वाला होगा 6 डिग्री 4 मिनट वाला होगा। आ गई बस समझ में? हाँ, नीचे से का मतलब है कि आपका 0 डिग्री के ऊपर है, हाँ तो 0 डिग्री से, हाँ उत्तर में ही है, ऊपर का ही होगा आपका। हाँ क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग जो है, और वो गोलार्ध जब 0 डिग्री से नीचे चले जाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है ना, दक्षिणी गोलार्ध, लेकिन डायरेक्शन तो दक्षिण ही रहेगा आपका जो। हाँ नीचे जाएंगे तो 0 से काउंट रहेगा आपका, ठीक है, 1 2 3 से लेकर के। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो और पूछो भाई, उसके बाद आगे चलते।
अब यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ, ये जो उत्तर से दक्षिण दिशा की बात करें, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर हो गया भारत का उत्तरी भाग। तो भारत का सबसे उत्तरतम भाग है आपके जो है इंदिरा कौल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग जो है इंदिरा, इंदिरा कौल। भारत का उत्तरतम बिंदु लिख लो, भारत का उत्तरतम बिंदु। तो भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा हो गया आपका जो है इंदिरा कौल। फॉल नहीं, कौल, इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, उत्तरतम बिंदु, भारत का उत्तरतम बिंदु। तो भारत का उत्तरतम बिंदु है ना, लिखा भी करो और इस तरीके से डायग्राम जरूर बनाया करो। इतनों से बनाने में टाइम तो लगता नहीं है, क्योंकि इमेज के साथ दिमाग में रहेगी याद, है ना। जैसे तुम डायग्राम कम ही बनाए हो, जितना पीछे बनाया कुछ भी नहीं बनाए हो। मैंने कहा ना पढ़ने का तरीका भी चेंज करना है ना। ये सब डायग्राम बना के बता रहा हूँ, तो सब डायग्राम उत्तर से दक्षिण है तो ये बनाना है, ठीक है। भारत की स्थिति कहाँ पर है, ये पूरा का पूरा एक रफली स्केच बना देना है छोटा सा अपने हिसाब से। तो चीज़ें क्या होंगी, भूलोगे नहीं, उस अच्छे से समझ में रहेगा कि हाँ किस कैसे कैसे क्या क्या बता रहे हैं। ज्योग्राफी का मतलब इस तरीके से पढ़ना है, वो फैक्ट टाइप का नहीं पढ़ना है। तो यहाँ तक इसलिए मैंने कहा ना, पहले कल भी बताया था कि डायग्राम बनाते रहना, जो जो मैं बनाऊँ वो भी जितना जो जो बनाऊँ जैसे जैसे बनाऊँ कॉपी में वो चीज़ होनी चाहिए आपकी, तब जाके काम आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, उत्तर से दक्षिण, कि भारत का जो है उत्तर से दक्षिण विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो उत्तरतम बिंदु कौन सा हो गया आपका, इंदिरा कौल। तो ऐसा छोटा सा बना लो और यहाँ पे लिखो इंदिरा कौल यहाँ पर है। ऐसे रट के जाओगे उत्तरतम बिंदु तो फिर सोचोगे कहाँ पर होगा। तो उत्तरतम बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर बिंदु में, लद्दाख में पड़ेगा। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल कहाँ पड़ेगा आपके जो है लद्दाख वाले एरिया में। आ गई बात समझ में। उसी प्रकार भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो दक्षिणतम बिंदु में दो आएंगे, मुख्य भूमि का और द्वीप का अलग से आएगा, द्वीप का दक्षिणतम बिंदु। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु लिख लो, भारत का दक्षिणतम बिंदु। और दक्षिणतम बिंदु में मुख्य भूमि वाला कौन सा आएगा, मुख्य भूमि का जो आएगा ये है, इसको कहते हैं हम लोग जो है कोमोरॉन, कोमोरॉन अंतरीप कहते हैं। मुख्य भूमि का है कोमोरॉन अंतरीप, कोमोरॉन अंतरीप। इंग्लिश में है केप कोमोरॉन। तो दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि का कौन सा हो गया, केप कोमोरॉन, कोमोरॉन अंतरीप, राइट। और द्वीप से देखेंगे तो ये है इंदिरा पॉइंट, या इसी को कहते हैं पिगमेनियन पॉइंट, पिगमेनियन पॉइंट। तो दक्षिणतम बिंदु द्वीप सहित, द्वीप सहित पूछेगा तो फिर कौन सा होगा, ये वाला इंदिरा पॉइंट या पिगमेनियन पॉइंट होगा। आ रही बात समझ में। और जो कॉपी बनाओ वो थोड़ा सा क्लास में फेयर कॉपी बना लो, क्योंकि आराम से ही पढ़ते हम लोग, हड़बड़ नहीं पढ़ते। बाद में जाके फिर तुम लोग क्या करोगे, फेयर करोगे, तो फेयर करने में फिर टाइम स्टोर होगा, तो बाद में जाके क्या करना है आपको, उसको याद करने में दिमाग लगाना है, फेयर करने में नहीं। तो एक अच्छी मोटी ताजी, अच्छी मतलब थोड़ा पन्ना है, क्योंकि हमेशा क्लास नोट्स को सिलेक्शन तक रखना है,
है ना। क्लास नोट्स हमेशा क्या होना चाहिए, सिलेक्शन तक, उसी को बार बार रिवीजन करते रहो। 10 बार एक चीज़ को सिलेक्शन लेना है तो 10 बार एक चीज़ को 10 बार पढ़ना है। एक चीज़ को कितनी बार पढ़ना है, जो भी कोचिंग में दिया गया है, जो भी क्लास में करवाया जाएगा उसको 10 बार पढ़ना है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, एक चीज़ को तो ठीक से पढ़े नहीं है, फिर कोई दूसरे कोचिंग का नोट्स उठा लेंगे, कोई दूसरी बुक उठा लेंगे और 10 बुक को एक बार पढ़ेंगे, वो भी एक बार भी ठीक से नहीं पढ़ेंगे। तो फायदा किससे होगा, एक चीज़ को 10 बार पढ़ोगे उससे फायदा होगा, क्योंकि बाकी सब में भी वही दिया होगा, उससे ज़्यादा ही मिलेगा, यहाँ पे कम नहीं मिलेगा। तो जितना क्लास में करा दिया गया है वो पूरा का पूरा अच्छे से नोट होना चाहिए, तब तक वो ठीक से रहे जब तक कि सिलेक्शन ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि उसी को बार बार पढ़ते रहना है। तो यहाँ पे पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोग को, जो है कि यदि क्वेश्चन आएगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ये वाला ही आएगा आपका। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर से भारत वर्ड यूज किया है, न मुख्य भूमि बोला है, न द्वीप सहित बोला है, और भारत जैसी बोला मतलब पूरा भारत, अखंड भारत आएगा, है कि नहीं। तो जैसी भारत का दक्षिणतम बिंदु भी पूछा तो आंसर कौन सा होगा, ये वाला। ये वाला तभी होगा जब स्पेशली यहाँ पे लिखा होगा कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। आ रही बात समझ में। तो ये याद रखना, नोट्स भी दूर दूर करके बनाना है, ऐसी फ्लो चार्ट, इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। तो ऐसे जो हम लोग बनाते हैं ना डायग्राम बना बना के, तो वैसी नोट्स भी वैसी बनने होने चाहिए। और भले उसके बाद सेंटेंस लिख दो, बात अलग है, लेकिन ये कम से कम होना ही चाहिए, ताकि दूर से देख के पता चले कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो सब चीज़ें चेंज करना है धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी तक जो BA MA जो भी आपने किया है वो टाइम पास, सिर्फ डिग्री लेने के लिए पढ़ा है ना, उसका कोई फ़ायदा, वो बस पास होने के लिए पढ़ लिया। अभी भी जो पढ़ा है उसमें से कितना याद है, तो कुछ भी याद नहीं होगा, है ना, जीरो। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। तो भारत का उत्तरतम बिंदु और भारत का दक्षिणतम बिंदु, ये क्वेश्चन आता है। तो उत्तरतम बिंदु कौन सा हो गया, इंदिरा कॉल। दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो गया, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट भारत का पूछा तो, और मुख्य भूमि का पूछेगा तब आपका कोमोरॉन अंतरिप हुआ। क्लियर पॉइंट। उसके अलावा भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई, तो यहाँ पर उत्तर से दक्षिण लंबाई में ये मुख्य भूमि का ही लेते हैं हम लोग, जो है ये है आपका भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर। कितनी आपकी जो है उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वह कितनी है आपकी। तो ये भी क्वेश्चन आएगा कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो आंसर क्या होगा 3214 किलोमीटर। आ गई बात समझ में। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर, ये लंबाई याद रखनी है। कोई डाउट यहाँ तक। तो यहाँ पे हमें क्या क्या याद रखना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग वहाँ से की थी, भारत की भौगोलिक स्थिति, तो उसमें हमने लिखा था अक्षांशीय स्थिति या नॉर्थ टू साउथ विस्तार कितना है कि नहीं। तो ये हमको क्या हो गया आपके जो है, तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स आ गए हमारे, फिर से रिवीजन इस तरीके से आपके पास होना चाहिए। अक्षांशीय स्थिति मुख्य भूमि की कितनी हो गई, मुख्य भूमि के 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की हो गई। द्वीप सहित पूछेगा तो कितनी हो गई 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की हो गई। एक पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट फिर क्या याद रखना है, इसी के अंतर्गत क्या क्या याद रखना है, पहला पॉइंट ये याद रखना है, दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि आपका जो है उत्तरतम बिंदु और दक्षिणतम बिंदु याद रखना है कि नहीं। उत्तरतम एवं दक्षिणतम बिंदु याद रखना है। और तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, डिस्टेंस की लंबाई, उत्तर से दक्षिण नॉर्थ टू साउथ की लंबाई कितनी है। तो ये 3-4 पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। आगे हाँ, दक्षिणतम ये मुख्य भूमि की मुख्य भूमि का अलग है, मुख्य भूमि का ही लेके चलते हैं। और बाकी अब ये क्या इधर तिरछा है तो लंबाई कैसे नापेंगे इसको,
है कि नहीं। तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई वाला हमने डेटा नहीं लिया हुआ है, सिर्फ मुख्य भूमि की ही लंबाई का डेटा यहाँ से यहाँ तक लिया हुआ है। क्लियर है, वो चीज़ है, ये पूछना चाह रहे हैं ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा वाला, अक्षांशीय स्थिति वाला, इतनी चीज़ें याद रखनी है। अब आते इधर देशांतरी स्थिति वाले में। अब आते हैं हम लोग कौन से में, आपका देशांतरी स्थिति। तो इधर हमने दूसरा देशांतरी स्थिति लिया, तो उसमें आ जाओ कि भारत की देशांतरी स्थिति। देशांतरी स्थिति का मतलब हो गया पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट की स्थिति। कौन सी वाली स्थिति हो गई आपकी, ईस्ट टू वेस्ट की स्थिति, ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की स्थिति। तो इसमें मुख्य भूमि और द्वीप समूह नहीं है, क्योंकि इसमें एक साथ ही हमने लिया हुआ है, एक साथ ही आ जाते, क्योंकि अंडमान निकोबार भी इसमें आ जाता है आपका। एक छोटा सा मैप हमेशा आदत डाल दीजिए, तो बार बार बनाएंगे तो अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें अक्षांशीय स्थिति के अलावा अब आते हैं देशांतरी में। तो ये हो गया इधर, और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश वाले भाग में इधर आएगा। अरुणाचल प्रदेश वाला सबसे नॉर्थ ईस्ट, इसलिए भारत में किस राज्य को उगता हुआ सूरज का राज्य कहा जाता है, अरुणाचल को। सबसे पहले सूरज कहाँ दिखाई देता है, तो हमें अरुणाचल में दिखाई देता है, इसलिए उसको उगता हुआ सूरज का क्या कहते हैं हम लोग, जो है देश कहते हैं। इसलिए उसको क्या कहते हैं, उगता हुआ सूरज का देश कहते हैं। आगे बस समझ में। तो ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश वाला भाग, यहाँ तक। तो ये स्टार्ट होता है इधर गुजरात में आएंगे तो ये होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट होगा। कौन सा वाला है, ईस्ट में, हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ना, ईस्टर्न गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। और ये इधर है आपका जो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। तो देशांतरी स्थिति कौन सी हो गई आपकी, ये यहाँ से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक क्या हो गई, देशांतरी स्थिति हो गई। आ रही बस समझ में कि भारत की देशांतरी विस्तार या देशांतरी स्थिति कितनी है। भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है पूछेगा, देशांतरी विस्तार कितना है पूछेगा, तो क्या हो गया 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में। आई बस समझ में निकिता। क्लास रेगुलर करना है ना, नहीं छूट जाएगा तो फिर ऑनलाइन एक आध दिन किसी कारण से ऑनलाइन अवेलेबल रहता है, ठीक है ना। क्योंकि कोचिंग का फ़ायदा तभी है जब रेगुलर क्लास करो, डेली का काम डेली याद कर लो, समझ लो, तभी कोचिंग का फ़ायदा है। नहीं तो कोचिंग है तो जब तक आप लोग हमारे साथ मेहनत नहीं करोगे तब तक रिजल्ट है ना, सिर्फ कोचिंग करके चले गए तो काम नहीं। टेस्ट देना है रेगुलर, कुछ डाउट्स है तो टीचर से टाइम लेके पूछना है ना भाई। पढ़ोगे तो डाउट्स आएगा, नहीं पढ़ोगे तो नो स्टडी नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। हाँ, और ज़्यादा पढ़ोगे तो भी कन्फ्यूज़न आएगा, तो इसीलिए एनीवे। तो ये हो गया पहला पॉइंट, विस्तार, देशांतरी विस्तार। अब इसी में फिर से अब इस चौड़ाई ले लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी चौड़ाई है, तो 2933 किलोमीटर। तो ये पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, पूर्व से पश्चिम भारत की चौड़ाई कितनी है, तो कितना आ जाएगा 2933 किलोमीटर। मतलब चौड़ाई थोड़ी सी कम है, लंबाई ज़्यादा है। क्लियर है पॉइंट, एकदम क्लियर है ना।
अब इसमें फिर से भारत का पूर्वोत्तम बिंदु मतलब सबसे पूर्व में स्थित बिंदु कौन सा है, ये भी क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, भारत का पूर्वोत्तम बिंदु, भारत का पूर्वोत्तम ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, तो ये अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। यहाँ पर इसका नाम है आपका जो है पूर्वोत्तम बिंदु का नाम है, ठीक है, यहाँ पर आपका जो है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो अरुणाचल प्रदेश में है उसका नाम है किबिथु, है ना, KIBITHU, किबिथु। कौन सा है आपका जो है किबिथु। तो ये भी क्वेश्चन आएगा, भारत का सबसे पूर्व में स्थित बिंदु कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश में है किबिथु करके, समझ गए ना, कौन से राज्य में, तो समझ में आ जाएगा ना भाई, अरुणाचल प्रदेश में। उसी प्रकार पश्चिमतम बिंदु पूछेगा, भारत का पश्चिमतम बिंदु, भारत का पश्चिमतम बिंदु, तो पश्चिमतम बिंदु है आपका गुहार मोटी, गुहार मोटी, ये गुजरात में पड़ेगा। सबसे पश्चिम वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। सबसे पूर्व वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल, है ना। ये सब क्वेश्चन भी बनेंगे कि सबसे पश्चिम में स्थित राज्य कौन सा है भारत का, तो वो तो स्थान हो गया, राज्य पूछेगा तो गुजरात। सबसे पूर्व में स्थित राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल, है कि नहीं। तो और पूर्वोत्तम बिंदु और पश्चिमतम बिंदु ये हो गए आपके जो है। तो इस तरीके से ये आपका जो है भारत की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है ना। आपका जो है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, ये क्वेश्चन आता है, एक साथ ही पूछ देता है दोनों को मिला के। क्वेश्चन क्या आता है आपका जो है, या इस तरीके से क्वेश्चन बनाता है। क्वेश्चन नंबर पहला बनेगा, भारत स्थित है, इतना ही लिख देगा। 4 ऑप्शन देगा आपका, पहला आपका दे देगा 8 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर के 36 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ। दूसरा दे देगा 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। डी देगा आपके जो है 4 डिग्री 8 मिनट से लेकर के 36 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ। इस तरह के 4 ऑप्शन कुछ भी बना सकता है। तो भारत की स्थित कहाँ पर है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया आपका, ये वाला आंसर हो गया आपका जो है कि नहीं, है ना। वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, बस थोड़ा सा 37 को 36 डिग्री 7 मिनट लिख देगा, और यदि एग्जैक्ट याद नहीं, थोड़ा सा दिमाग में क्लियर कट एग्जैक्टली याद नहीं है, तो फिर ये दोनों में क्या हो जाओगे आप, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए याद रखना है कि 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। आगे बस समझ में। अब लास्ट पॉइंट इसमें कभी क्वेश्चन बना सकता है, अभी तक तो नहीं बनाया है। अब यहाँ पे हमने देखा, चलूँ आगे, यहाँ तक समझ में आ गया ना क्वेश्चन कैसे बनेगा, है ना। क्वेश्चन कैसे बनेगा ये तो हो गया, इसी एक ही अक्षांश बस दिया हुआ, इसी के साथ वो भी दे देगा कि इसके साथ ये भी लिख देगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के, है ना। कभी कभी ईस्ट और एक जगह वेस्ट कर देगा तो गलत हो जाता है। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, राइट, सही है। इसको सही दे दिया और इसको गलत दे देगा, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट की जगह वेस्ट लिख दिया, और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लिख दिया। तो ये दोनों डेटा सही है, लेकिन यहाँ पे ई की जगह क्या कर दिया हमने, वेस्ट, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इनमें से कोई भी सही नहीं है, फिर एक लास्ट ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दिस, और ध्यान नहीं दोगे तो फिर ये वाला सही मार के जाओगे, क्योंकि सिर्फ एक वर्ड चेंज कर दिया यहाँ पर W, या फिर कभी कभी क्या करेगा यहाँ पे एक जगह पे साउथ कर देगा, यहाँ पे बाकी सब सही है, लेकिन एक जगह नॉर्थ की जगह यहाँ पे क्या कर दिया। तो बड़ा ध्यान से उसमें देखना है NN है या E है कि नहीं है, आ रही ना बस समझ में, तो ये ध्यान रखना है। चलिए, तो एक तो ये हो गया आपके जो है
अब आते हैं इसी में एक पॉइंट क्वेश्चन कभी बना सकता है, अभी तक तो नहीं बनाए हैं, कि भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है। यदि क्वेश्चन पूछे, है ना, भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है, और इसमें भी मुख्य भूमि का अलग से पूछ सकता है और द्वीप सहित अलग से पूछ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हमको थोड़ा सा माइनस करना है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इधर हाँ दोनों में लेंगे ना, द्वीप अलग लिया ना हमने। अब इधर 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है कि नहीं। तो मुख्य भूमि का निकालना हो तो इसको माइनस करेंगे, तो करो कितना आएगा, इसका आएगा 29 डिग्री 2 मिनट आएगा। आएगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो 29 डिग्री 2 मिनट आएगा। आएगा ना भाई। और द्वीप सहित पूछेगा तो इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा फिर आपका 31 डिग्री 2 मिनट इसका विस्तार। आ रही बस समझ में, निकिता। कुल अक्षांशीय विस्तार का मतलब क्या हुआ, कितने अक्षांश का विस्तार है ना। अब मैं इतना ही पढ़ा के छोड़ सकता था और क्वेश्चन लेकिन ये बना देगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते तो निकल जाएगा आंसर, है ना। कुल अक्षांशों का विस्तार कितना है, तो डेफिनेटली क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक कितना अक्षांश का फैला हुआ है भारत, इसको माइनस करोगे, सीधी सी बात है। तो माइनस करो कितना आएगा 29 डिग्री 2 मिनट आएगा। आएगा ना भाई, माइनस कर लो, मेरे विश्वास मत करो, करके देख लो। 37 डिग्री 6 मिनट में 8 डिग्री 4 मिनट माइनस करो कितना आएगा 2 मिनट। 17 में 8 गया 9 डिग्री, और इसमें 2 हो जाएगा आपका, जितना ही आएगा ना भाई माइनस करोगे तो इस तरीके से। तो ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार है, कितना डिग्री का विस्तार है। तो ये ऑप्शन भी याद रखना है कि भारत उत्तर से दक्षिण कितना डिग्री में फैला हुआ है। मुख्य भूमि की बात करें तो इतना, और सिर्फ भारत और ये वाला ऑप्शन दिया था, ये वाला। आगे बस समझ में नहीं आई, आगे ना नहीं आया अभी भी, आगे। उसी प्रकार पूर्व से पश्चिम का पूछ सकता है, नोट कर लो भाई, शकल मत देखो मेरी, बाद में भूल जाओगे 2 दिन बाद। 2 दिन बाद कल ही पूछूंगा, भूल जाओगे, ठीक है। दिमाग पे ज़्यादा भरोसा मत करो, और इसको इस तरीके से हमेशा डायग्राम बना करके लिखा करो। क्वेश्चन ये लिखा है भारत का, ये क्वेश्चन हो गया भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है ना। यदि सिर्फ मुख्य भूमि पूछेगा तो ये आएगा, कुछ नहीं लिखा है तो फिर ये वाला आंसर आएगा, सॉरी ये वाला आएगा, है ना। सिर्फ भारत का लिखा है तो ये द्वीप सहित अलग अलग लिखा है, मुख्य भूमि का तो ये होगा, द्वीप सहित पूछा है तो ये होगा, और कुछ नहीं लिखा है तो भी क्या होगा आपका, ये वाला होगा। आ गए ना बस समझ में, याद रखना है। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लिख लिया, चले चलो आगे, हो गया। चलिए अब डायग्राम बना लिए, कुल मतलब इसको माइनस करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का विस्तार कितना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको इस तरीके से माइनस करेंगे तो आ जाएगा। अब उसके बाद उसी प्रकार पूर्व से पश्चिम का विस्तार भी पूछ सकता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इसको भी माइनस करोगे तो कितना आएगा 97 डिग्री 25 मिनट्स में माइनस करो 68 डिग्री आपका जो है कितना था इधर 7 डिग्री 07 डिग्री, है ना। 7 को 07 कर दिया हमने, ठीक है। तो इसमें भी कितना आएगा, ये आएगा आपका जो है 18 मिनट, और ये 29 डिग्री। तो ये भी लगभग 29 डिग्री, बस 18 मिनट थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया, 2 मिनट की जगह कितना आ गया 18 मिनट आएगा ना। माइनस करोगे जितना ही, घटा के देखो भाई, ये सब क्वेश्चन भी बनेंगे कि भारत का पूर्व से पश्चिम, इसका क्या होगा, पूर्व से पश्चिम
पूर्व से पश्चिम कितना देशांतरी विस्तार है, कितना डिग्री का देशांतरी विस्तार है। कितना डिग्री का देशांतरी विस्तार है, तो इसका आंसर क्या होगा 29 डिग्री 18 मिनट। तो इसमें मुख्य भूमि आएगा, इसमें द्वीप वाला कॉन्सेप्ट उसके अंदर ही आ जाता है। तो इस तरीके से देखेंगे तो मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि में देशांतरी विस्तार ज्यादा है थोड़ा सा अक्षांशीय विस्तार की तुलना में, है कि नहीं। लेकिन लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो लंबाई ज्यादा है चौड़ाई की तुलना में, है ना, ये भी ध्यान रखना है ना। कभी कभी क्वेश्चन स्टेटमेंट दे देगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई पूर्व से पश्चिम की तुलना में ज्यादा है। सही है गलत है? सही है स्टेटमेंट। लंबाई की बात किया तो लंबाई तो हमने ज्यादा देखा था ना भाई, लंबाई 3214 किलोमीटर देखा था, याद आ रहा है। तो लंबाई ज्यादा है और ये वाली चौड़ाई कम है, तो लंबाई जो है भारत की ज्यादा है चौड़ाई की तुलना में। लेकिन अक्षांश और देशांतरी विस्तार की बात करें तो यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार क्या है आपका, कम है देशांतरी विस्तार की तुलना में। ये ऐसे स्टेप से लिख लो यहाँ पे, लंबाई ग्रेटर देन चौड़ाई, अक्षांशीय लेस देन देशांतरी। अक्षांश का विस्तार कम देगा ना, 29 डिग्री 2 मिनट है कि नहीं है। दिमाग खुला रखना एकदम, क्वेश्चन जो बनाएगा तो हम जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको पहले से पढ़ के रखना है। आ गई बात समझ में, यस या नो। तो इतनी चीजें फिट करके रखना है। तो अक्षांश और देशांतर से भारत के संदर्भ में इतने क्वेश्चंस बनेंगे, इससे बाहर कितना भी सोच ले सामने वाला नहीं बना सकता है, क्योंकि जितना बना सकते हो मैंने सोच करके पहले ही आप लोग को पढ़ा दिया है। आ गई बात समझ में, कोई डाउट? क्लियर है? तो ये हो गए आपके भारत की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इतना ही आएगा। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि भारत की भौगोलिक स्थिति, एक क्वेश्चन बनेगा किस कहाँ पर है भारत की भौगोलिक स्थिति, किस गोलार्ध में, तो उसका आंसर हो गया उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना कितना है ना, अक्षांशीय विस्तार कितना कितना, या उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना कितना है। तो ये सब आंसर आएंगे आपके, जो देशांतरी आएगा तो अभी हमने पढ़ा है, उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, पूर्वोत्तम बिंदु, ये सब उसी से जुड़े हुए पॉइंट्स हो गए। तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट एक दो चीजें और देखते हैं फिर आज की सभा समाप्त करेंगे। कल मैंने राज्य पढ़ाया था, कितने राज्य थे हमारे, है ना। अब इसमें एक क्वेश्चन क्या बनेगा, है ना, एक क्वेश्चन बनेगा कि कितने तटीय राज्य है। इसका आंसर निकाले आपने। ठीक है, तो कितने तटीय राज्य, तो 9 तटीय राज्य है। कितने हैं आपके, जो है 9। कौन कौन से पढ़ेंगे? हाँ, तो उसको भी मैं लिखवा देता हूँ और मैप एटलस देखोगे तो मैप में पता चल जाएगा। तो 9 तटीय राज्य में सबसे पहला हो गया गुजरात, पहला। दूसरा आपका आ जाएगा महाराष्ट्र, तीसरा यहाँ पे गोवा आ जाएगा, लिखते जाओ। चौथा फिर कर्नाटक आ जाएगा, केआर का मतलब कर्नाटक। फिर केरला आ जाएगा पांचवा, केरला। छठवा इधर आ जाएगा तमिलनाडु, सातवां आ जाएगा आंध्र प्रदेश, आठवां आ जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा आठवां, और नौवां आ जाएगा वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है, कितने तटीय राज्य है, तो कितने हैं 9। और उसके अलावा बन सकता है कौन सा तटीय राज्य नहीं है पूछेगा तो 9 का नाम पता होना चाहिए ना भाई आपको। तो 9 का नाम समझ में आ गया, लिख दिया मैंने पूरा कहाँ कहाँ पर होंगे, है ना। वैसे भी लिख लो और ऐसी मैप बना के भी जहाँ जहाँ मैंने डाला वो भी दिख लें, वहाँ पता होना चाहिए लोकेशन कहाँ पर है। लिख लिया, क्लियर हुआ। पहला गुजरात,
दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, के आर का मतलब कर्नाटक, पांचवा केरला, छठवां तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, नौवां वेस्ट बंगाल। आगे समझ में? तो कितने तटीय राज्य हो गए? 9। अब इसका उल्टा पूछ देगा, जब तटीय राज्य 9 है तो कितने जो है ऐसे कितने राज्य जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती, पूछ देगा। तो जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती उस राज्य को हम लोग कहते हैं लैंड लॉक्ड राज्य कहते हैं, स्थलरुद्ध देश, सॉरी स्थलरुद्ध राज्य, समुद्र से नहीं लगती सीमा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थलरुद्ध, लैंड लॉक्ड, लैंड लॉक्ड स्टेट कहते हैं, लैंड लॉक्ड स्टेट मतलब क्या हुआ? स्थलरुद्ध राज्य। तो स्थलरुद्ध राज्य कितने हो जाएंगे? है ना, 9 हटा दो तो 19 बच जाएंगे। तो कितने हो गए आपके? 19 राज्य है जो क्या हो गए आपके जो है स्थलरुद्ध है। 9 के अलावा बाकी जो बच गए राज्य क्या हो जाएंगे आपके? स्थलरुद्ध में आ जाएंगे। और स्थलरुद्ध का मतलब समझ गए ना भाई, जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। तो यहां तक कोई समस्या? यानी सब एटलस भी देखना है और पॉइंट भी याद रखने। ना राज्यों को मैंने कहा ना, इसलिए कल कहा था राज्य होमवर्क कर लेना, तो आज पूरा कर लेना। राजस्थान का है, गुजरात का है, मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश को हृदय कहा जाता है, भारत का हृदय बीच में इसलिए। ठीक है, क्या वहाँ नहीं दिख रहा है क्या? गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। बाकी बच गए 19, वो स्थल रुद्ध में आ जाएंगे। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? समुद्र से क्यों नहीं लगता है भाई? हैं? समुद्र से क्यों नहीं लगेगा? कर्नाटक तो तट में ही है। मैंगलोर, मैंगलोर जस्ट गोवा के, गोवा गोवा किसके किसके बीच में? कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। तो तटीय राज्य, क्या बोल रहे हो? शहर तो बहुत सारी लंबी सीमा है, उसमें बहुत सारे शहर लगेंगे। तो मैंगलोर एक बोर्ड बंदरगाह है वहाँ पे, एक बहुत बड़ा बंदरगाह मैंगलोर आपका जो है, बहुत बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मैंगलोर। कर्नाटक तो पूरी लंबी सीमा लगती है ना अभी। ये आपका कर्नाटक है, दिख रहा है? ये वाला, ये पूरा यहाँ से आता गोवा के बाद। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए गोवा किन किन 2 राज्यों के बीच स्थित है, तो गोवा किसके बीच में स्थित है आपका जो है? महाराष्ट्र। ये गोवा है आपका इतना सा, तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक की, कर्नाटक की पूरे इतनी लंबी सीमा है। ठीक है, तो ये आपका कर्नाटक हो गया। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आपका जो है। अब लास्ट 2 पॉइंट और बताऊंगा फिर क्लास खत्म होगी। ये सब रट के आना है कल, डेली का काम डेली पढ़ के आओगे तो तुम्हारा ही फायदा है। तो आगे पढ़ते जाएंगे, पीछे भूलते जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर है तटीय सीमा की लंबाई, कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तटीय सीमा का मतलब जो समुद्र की सीमा है, तो तटीय सीमा बोल दे या समुद्र की सीमा बोल दे? समुद्री सीमा की लंबाई। तो इसमें भी तटीय सीमा में मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है और द्वीप सहित कितनी है, इसमें भी 2 अलग अलग मिलेंगे। और तटीय सीमा का मतलब है
मुख्य भूमि का मतलब ये वाली तटीय सीमा हो गई, यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा तटीय सीमा हो गई, है कि नहीं। तो इसकी जो लंबाई है मुख्य भूमि वाली वो है 6100 किलोमीटर। तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कौन सी हो गई, 6100 किलोमीटर। और बाकी अंडमान निकोबार लक्षद्वीप इन सबको मिला देंगे तो द्वीप सहित पड़ जाती है 7516.5 किलोमीटर। मुख्य भूमि कितनी, द्वीप सहित इतनी। चलिए आगे, 0.5 किलोमीटर। क्लियर हो गया कि तटीय सीमा की लंबाई, ये भी क्वेश्चन आता है तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो मुख्य भूमि की पूछेगा तो ये, और भारत की पूछेगा या द्वीप सहित लिखेगा तो ये वाली आ जाएगी। आगे बस समझ में। अब इसी में क्वेश्चन यदि बना दे कि भारत के द्वीपों की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो द्वीपों के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आंसर निकाल लोगे। सीधी सी बात है ना, कुछ यहां से भी ये भी यूज करते रहना बीच में, है ना। हर चीज पढ़ा पढ़ा एकदम वही मिल जाए जरूरी नहीं है। मैंने दोनों इतना ही पढ़ा के छोड़ दिया तुमको, मान लेता हूँ, लेकिन क्वेश्चन बनाने वाले भी बना देगा कि भारत के द्वीपों की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो फिर वहां पे सोचने पड़ जाओगे, सर ने तो दो ही बताया था, एक तो ये बताया था 6100, 7500, दोनों ऑप्शन मिलेंगे नहीं वहां पे, तो थोड़ा दिमाग वहां पर भी यूज करना है। तो द्वीपों की पूछेगा तो डेफिनेटली इसमें से इसको घटा दो तो 7516.5 माइनस 6100 कर दो, 0.5, 6, 1, 4, साथ में 6 गया 1, तो 1416.5 किलोमीटर जो है द्वीपों की तटीय सीमा की लंबाई निकल आएगी। आ गई बस समझ में। तो यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। क्लियर है। और लास्ट में कि किस राज्य की तटीय सीमा की लंबाई ज्यादा है, उसको बस आपको ध्यान में रखना है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा लंबाई है वैसे अंडमान निकोबार के, और राज्य में देखेंगे तो गुजरात की सीमा की लंबाई ज्यादा है, लेकिन शुरू के 3-4 नाम याद रखने हैं आप लोग को, तो वो हम लोग दिखाता हूं। ये लिख लो तटीय सीमा घटते क्रम में। डेटा जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन तो राज्य पूछेगा तो सबसे ज्यादा लंबाई किसकी, गुजरात की, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, है ना। तो याद कैसे करना है दिमाग में कि गुजरात पहले नंबर पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है, चौथे नंबर पे महाराष्ट्र है, इस तरीके से याद रखना है। और अंडमान निकोबार देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन भी रहेगा, तो अंडमान निकोबार सबसे ज़्यादा लंबाई वाला तटीय सीमा है। ठीक है, तो नोट कर लो, अरे नोट कर लो भाई, फोटो मत खींचो, ठीक है। मोबाइल की चीज़ें छूट जाएंगी, कॉपी में रहेगा तो रिवीजन होगा। भाग ही नहीं जा रहे ना, मैं भाग रहा हूँ ना तुम लोग भागने की तैयारी में हो। लेकिन याद ध्यान से रखना है, गुजरात मैप के साथ याद रखना है, गुजरात सबसे ज़्यादा तटीय सीमा की लंबाई है, आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। ये डेटा जरूरत नहीं है वैसे, बस। और सबसे कम तटीय सीमा की लंबाई है गोवा की, सबसे कम भी अलग से लिख लो। सबसे कम तटीय सीमा की लंबाई किसकी है आपकी, जो है गोवा। आ गई बात समझ में।
सबसे कम तटीय सीमा की लंबाई किसकी है? गोवा की है, तो गोवा भी लिख लो। क्लियर पॉइंट, ये लिख लिया। और सबसे कम तटीय सीमा की लंबाई किसकी है? तो गोवा, तो ये भी लिख लो। भारत की सबसे कम, सबसे छोटी सीमा वाला तटीय सीमा, सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा। ठीक है, तो ये हो गया तटीय सीमा के बारे में। चलो आगे। अब इसके बाद है स्थलीय सीमा, है ना। इसके बाद है तटीय सीमा के बाद टोटल कुल स्थलीय सीमा कितनी है हमारी, है ना। तटीय सीमा तो ये वाली हो गई। इधर आपके स्थलीय सीमा का मतलब हो गया यहाँ से लेकर के पूरा का पूरा इधर तक वाला भाग। आगे बस समझ में। तो स्थलीय सीमा लिख लीजिए 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा, टेरेस्ट्रियल बाउंड्री कहते हैं। ये 15,200 किलोमीटर है। क्लियर है पॉइंट एकदम। इसके अलावा अब लास्ट चलते हैं। 28 राज्यों में क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा राज्य, है ना। तो क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम, तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। सेकंड नंबर पर है मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पर है महाराष्ट्र, फोर्थ नंबर पर है यूपी। तो ये याद रखना, क्षेत्रफल के आधार पे घटते क्रम। सबसे बड़ा राजस्थान, दूसरे नंबर पे आ रही बात समझ में। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला फिर से कौन सा आ जाएगा? तो गोवा। तो कम क्षेत्रफल में गोवा, फिर सिक्किम, फिर त्रिपुरा। ये बढ़ते क्रम होगा। कम क्षेत्रफल में सबसे कम है गोवा, फिर सिक्किम, फिर त्रिपुरा। चलिए आगे। तो ये पॉइंट याद रख लेना है। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है बताओ? बस लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, भारत का कुल क्षेत्रफल। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बताओ कितना है, याद है किसी को? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और ये पूरे विश्व का जो है 2.4% है। विश्व का कितना परसेंट है? 2.4% है। ये भी याद रखना है। और विश्व में कौन से नंबर पे आता है? तो 7वें नंबर पे। विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा स्थान है भारत का? तो 7वां स्थान है। आ रही बात समझ में? तो 7 बड़े राज्य देश कौन से है? तो सबसे बड़ा है रसिया, रूस, दूसरा है आपका कनाडा, तीसरा है आपका जो है चाइना, चौथा है यूएसए, पांचवा है आपका जो है ब्राजील, छठवा है ऑस्ट्रेलिया, और सातवां है आपका इंडिया। ठीक है,
तो भारत से 7 बड़े देश कौन कौन से हैं, तो ये भी याद रख लेना है। तो इतनी चीजें आप लोग को रट लेना है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये जितनी भी बेसिक चीजें हैं मैंने आज आप लोग को कवर करा दिया है, ठीक है। कल पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश और उनके साथ लगने वाली सीमाएं वगैरह पढ़ेंगे। तो कनाडा, तीसरे नंबर पे चाइना, चौथे पे यूएसए, पांचवें ब्राजील, छठवां ऑस्ट्रेलिया, सातवां इंडिया। तो ये 7वें नंबर पे इंडिया का स्थान है, तो ये भी याद रखना है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोग को बेसिक जो इंडिया के बारे में शुरू, यहाँ से यही से एक हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन तो इतने से पूछ देता है जितना पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको यही से इसी में से इतने में से मिल जाएंगे, हर एग्जाम में पूछना ही पूछना है कुछ ना कुछ इनमें से ही। कल पड़ोसी देश पढ़ेंगे और उसके बाद आगे गड्डी चलेगी धीरे धीरे करके। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तो इतना पढ़ लो। आज कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास नहीं है, सर कहीं गए हुए, कल से रेगुलर रहेगी, ठीक है। आज कल मैथ्स की भी रहेगी,